नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लंबित घोषणाओं को पूरा करने में जुटी धामी सरकार। सीएम ने की 4 विधानसभाओं की घोषणाओं की समीक्षा, विभागों को दिए जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश। अब दूर अस्पताल में मरीजों को मिलेगी और भी सहूलियत। अस्पताल में हुई 6 नई जन सुविधाओं की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दी सौगात। पीएम की जनसभा के लिए तैयार हुआ महिंद्रा ग्राउंड। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर स्मार्ट ट्रैफिक प्लान पर भी काम। और पीएम के दौरे से पहले विपक्ष ने उठाए सवाल। गोदियाल बोले, कल मोदी दे जवाब। अंकिता हत्याकांड में क्यों आगे नहीं बढ़ी सीबीआई की जांच। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में घोषणाओं की समीक्षा उन्होंने की। मुख्यमंत्री धामी ने डीडी हाट, गंगोली हाट, कपकोट और बागेश्वर की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दून मेडिकल कॉलेज में 6 नई जन सुविधाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें यहां एक्यूप्रेशर थेरेपी यूनिट, रजिस्ट्रेशन काउंटर, स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक और एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इन सुविधाओं से मरीजों को बेहतर इलाज, आसान रजिस्ट्रेशन और स्पेशलाइज्ड सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और अब मरीजों को इधर उधर भटकने की जरूरत कम पड़ेगी। दून मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है, ये लगातार बेहतर सुविधाओं के साथ जनता के प्रति एक संवेदनशीलता रखते हुए लगातार ग्रोथ, यहाँ की हर सेक्टर की ग्रोथ बढ़ी है। चाहे वो सर्जरी का मामला हो, ओपीडी का हो, आईपीडी का हो, अल्ट्रासाउंड हो, एमआरआई हो, हर जगह ग्रोथ बढ़ी है। और कई जगह पर तो 300% इन लोगों ने तरक्की की है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो आज आपने देखा कि यहाँ पर 5 चीज़ों की शुरुआत हुई है, जिसमें हर फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी यहाँ पर शुरुआत की गई है, जो स्पेशल बच्चों के लिए, वही स्पेशल बच्चों के लिए है। साथ ही साथ स्पोर्ट्स इंजरी की क्लिनिक की भी शुरुआत यहाँ पे की गई है और पैथोलॉजी सिस्टम का मशीन के बाद इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ पैकेज की यहाँ पर शुरुआत की गई। निश्चित रूप से सभी चीज़ें आने वाले समय में आम आदमी को काफ़ी सुविधा देने पर काम होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को उत्तराखंड दौरे पर भेजा गया ताकि वो पार्टी के भीतर चल रहे अंतर्कलह को दूर कर पाए, लेकिन यहां पहुंचकर कुमारी शैलजा ने ऐसा बयान दे दिया जिससे पार्टी नेताओं की टेंशन और भी बढ़ गई है। एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले के ऐलान से सवाल उठ रहे हैं कि शैलजा उत्तराखंड में कांग्रेस का काम बनाने आई या बिगाड़ने। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला, क्या रंग लाएगा कांग्रेस का फॉर्मूला? कुमारी शैलजा कांग्रेस का काम बनाने आई या बिगाड़ने? परिवार में एक को ही मिलेगा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी शैलजा ने एक ऐसा फॉर्मूला शेयर किया है जिससे पार्टी के भीतर अंतर्कलह खत्म नहीं बल्कि और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल परिवारवाद पर रोक लगाने के मकसद से कुमारी शैलजा ने एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का बयान दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर इससे नाराजगी कम नहीं और बढ़ सकती है। बता दें कि कुमारी शैलजा को 5 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर भेजा गया ताकि पार्टी के नेताओं की नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन शैलजा के चुनावी फॉर्मूले से सवाल उठ रहे हैं कि शैलजा क्या कांग्रेस का काम बनाने आई या फिर बिगाड़ने, क्योंकि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो खुद भी चुनाव लड़ते हैं और अपने परिवार वालों को भी चुनावी मैदान में उतारते हैं। ऐसे नेताओं की बात करें तो इन नेताओं में हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह जैसे नाम हैं। ये वो नेता हैं जो खुद भी चुनाव लड़ते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को भी टिकट दिलाते रहे हैं और 2027 में भी इन नेताओं की कुछ ऐसी ही तैयारी है।
लेकिन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के फॉर्मूले ने इन नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। साथ ही कुमारी शैलजा के फॉर्मूले से सवाल ये भी उठता है कि जब गांधी परिवार और शीर्ष पद वाले नेताओं पर जब ऐसा फॉर्मूला नहीं अपनाया गया तो फिर राज्य स्तर पर क्यों? आखिर उत्तराखंड में ही क्यों कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला सुझाया? कि हमारी प्रभारी है, उन्होंने अगर कोई बात कही है तो ये पॉलिसी मैटर बन गया है। जो उन्होंने कहा पॉलिसी है ये, इस पर मेरा कुछ कहना उचित नहीं है। और आप कह रहे हैं कि असंतोष होगा, तो हम उस जगह पर हैं कि जिस जगह से हमारा काम है कि असंतोष ना हो, कम से कम और आपस में बैठकर बातचीत हो और कोई असंतोष ना हो। कहीं कांग्रेस के एक गुट पर दबाव बनाने की ये कोशिश तो नहीं, कहीं हरीश रावत को टारगेट करने का मकसद तो नहीं, क्योंकि कुमारी शैलजा का फॉर्मूला बताता है कि इससे पुराने नेताओं का मनोबल टूटेगा। तो क्या ये नए नेताओं को आगे लाने की कोशिश है? फिलहाल देखना होगा कि कुमारी शैलजा के इस फॉर्मूले से उत्तराखंड में कांग्रेस का काम बनता है या फिर बिगड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये प्रोजेक्ट देश में इको फ्रेंडली विकास का एक नया मॉडल पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से जहां एक तरफ दिल्ली देहरादून की दूरी कम होगी, वहीं दूसरी तरफ इसके बनने से वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को सौगात मिलेगी। कल प्रधानमंत्री जी इस एक ऐतिहासिक देहरादून दिल्ली इस बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का कल उद्घाटन कर रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा कि ये केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रमाण भी है। और जिस तरह से निश्चित होकर हमारे वाइल्ड लाइफ इस जो हमारा इसमें कॉरिडोर है उत्तराखंड राज्य की सीमा में, जिस तरह से बिल्कुल निश्चित होकर वो लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। WII ने इसमें परीक्षण भी कराया और कई तरह हमारे कई हाथियों से लेकर गुलदार से लेकर तमाम तरह के वन्य जीव इसमें विचरण करते हुए देखे गए हैं। और वन्य जीव विचरण करते रहे, उनकी आवाजाही भी रहे, और हमारी इस योजना परियोजना के माध्यम से इस राज्य में चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो की बात करें कि इंडस्ट्री के लिए मार्केट भी आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राजधानी देहरादून में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस कर्मियों और पीएसी के बीच तालमेल बिठाया गया है। वहीं पीएम की सुरक्षा के साथ ही आम जनता की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। शहर में स्मार्ट ट्रैफिक प्लान पर काम किया गया है। 14 तारीख को हमारे वीवीआईपी महोदय का यहाँ पे जनपद देहरादून में भ्रमण प्रस्तावित है। इसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हुए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि ये जो देहरादून दिल्ली का एक्सप्रेसवे है उसका इनॉग्रेशन होगा, तो इसमें 2 कंसर्निंग स्टेट्स हैं। यूपी में जहाँ पे यहाँ से एलिवेटेड रोड्स जो है वो शुरू होगी, और यहाँ पर जो हमारी जो जनसभा है वहाँ तक प्रोग्राम रहेगा। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी यूपी पुलिस के साथ हो गया है। और जो भी व्यापक स्तर पे जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं वो किए गए हैं। जो भी कार्यक्रम स्थल हैं, ये जो वहां पर हमने सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। गोदियाल ने कहा कि रोड शो के अलावा प्रधानमंत्री उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक कर 10 सवालों के जवाब दे। गोदियाल ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कौन है, सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ पाई, पहाड़ से पलायन सरकार क्यों नहीं रोक पाई, कई प्राथमिक स्कूल बंद हो गए और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का क्या हुआ। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पीएम मोदी को देना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी,
4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण कहाँ अटका हुआ है? 826 स्कूल बंद हो गए। ये तमाम प्रश्न हैं जो हम आश्वासन चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देकर जाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। भावना पांडे ने एक वीडियो शेयर कर गणेश गोदियाल को लेकर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। गणेश गोदियाल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। भावना पांडे ने गोदियाल की पोल खोलकर रख दी है। देखिए रिपोर्ट। गणेश गोदियाल मामले में नया मोड़, भावना पांडे ने खोली पोल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा खुलासा। ऐसी तू हरीश रावत की बुराइयां कर करके तूने हरीश रावत का रेपुटेशन खराब किया। ऐसी तू प्रीतम सिंह की बुराइयां करता ऊपर। भावना पांडे जब जब मुंह खोलती हैं, तब तब कोई बड़ा खुलासा करती हैं। उनके निशाने पर कोई न कोई नेता जरूर रहता है और अब इस बार उन्होंने निशाने पर लिया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को। गणेश गोदियाल को लेकर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। गणेश गोदियाल, मैं नहीं चाह रही थी तेरे लिए बोलना, मगर तूने औरतें मेरे पीछे लगाई है, अब भुगत ले। ये बता, सबसे पहले तेरे राठ स्कूल में जब टीचरों को गिफ्ट देना था 70,000 का, वो अकाउंट नंबर मेरे पास है जिसमें मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है। और दूसरा, जब तुमने मनोज रावत के लिए 2 लाख रुपए मुझसे मांगे थे, वो भी अकाउंट नंबर मेरे पास है, वो अकाउंट से ही पेमेंट हुई है। और तीसरा, अब सुन ले, 10 लाख रुपए जब तू मैंने कहा था कि वहां बांट देना, क्या कहते हैं, आपदा में, तूने मना किया कि आपदा में लोग किस किस को बांटेंगे, लोग नाराज होते हैं, रहने दो, वहां सरकार दे रही है पैसा और सब पैसे वाले हैं, ठीक है। उसको तूने कहा कि मेरे जिला पंचायत में मुझे मदद करो और मैं मजबूत होऊंगा तो मैं विधानसभा जीतूंगा, ठीक है। 10 लाख ले गया या नहीं ले गया? भावना पांडे ने गणेश गोदियाल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए, साथ ही उन्हें धोखा देने का आरोप भी लगाया है। मांगे नहीं मांगे तूने पैसे? तू 5 लाख रुपए तो सबसे बड़ा गवाह हुआ है अश्विनी बहुगुणा, जिसको तू डोईवाला चुनाव, वो आया था पैसे लेने, एक बार पूछो, पैसे वापस करने आए राजेश समोली, पूछो, ये गवाह है। बकवास करते हो, औकात दिखवाओगे मेरी? तुम्हारी औकात तो मैं दिखाती हूँ ना। बहुत बड़ा सोने का कैरेट है ना तू, ईंट, सोने की ईंट है ना तू, पानी चढ़ा हुआ सोने की ईंट। दुनिया जो तेरा चेहरा है ना, चक्रौता की तरह, चक्रौता नहीं होता वो, बाहर से बड़ा सुंदर लगता, अंदर से खट्टा मीठ कुछ भी नहीं होता उसमें, है? तू वो है गणेश गोदियाल? तूने धोखा दिया मुझे। वही भावना पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जब गणेश गोदियाल से सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने के बजाय कहानियां सुनाते नजर आए। मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं जब 8वीं में पढ़ता था, मैंने जब ये सुना तो मेरे को 8वीं की कहानी याद आई। और कहानी की शुरुआत इस तरह थी कि जिस तरह किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर प्रसन्न होते थे। उनका घोड़ा बहुत उम्दी नस्ल का घोड़ा था। और ये आपके प्रश्न का जवाब है, किसी का नाम लिए बिना। एक तरफ कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलकर गणेश गोदियाल के सहारे 2027 चुनाव में जीत हासिल करने का सपना देखा, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही गणेश गोदियाल को लेकर भावना पांडे ने बड़े और बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो भावना पांडे जानती होंगी या फिर गणेश गोदियाल, लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह का खुलासा गणेश गोदियाल को लेकर भावना पांडे ने किया है, उससे उनकी छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुद्रपुर महापौर विकास शर्मा ने जनगणना 2027 को लेकर स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की है और जनता से भी इस अभियान में डिजिटली जुड़ने का आह्वान किया है। महापौर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की जा रही है, जो पारदर्शिता और व्यापक जनभागीदारी को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना की जा रही है और इस बार सरकार ने स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।
जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार ने पुनः से जनगणना आरंभ कर दी है और इस बार सरकार ने हमें खुद से अपनी जनगणना ऑनलाइन करने का सुविधा प्रदान की है। मेरी इस पोस्ट में हमने लिंक भी दिया है, आप खुद से ऑनलाइन जाकर भी अपनी गणना कर सकते हैं और अपने डाटा डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हैं। और अब जब जनगणना के लिए आपके यहाँ अधिकारी पहुँचेंगे तब आप इस आईडी द्वारा जो जनरेट नंबर है वो जब आप उन्हें दिखाएंगे तो आपकी जनगणना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है कि आज खुद से इस नीचे दिए गए लिंक को खोलकर अपने और अपने परिवार का डाटा डालकर आप राष्ट्र निर्माण के लिए इस जनगणना में सहयोग करें। धन्यवाद। उधम सिंह नगर से बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नामधारी को उत्तराखंड राज्य किसान आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर बधाई देने वालों का तांता उनके घर पर लगा रहा। बता दें कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह नामधारी के पिता अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी ने भी सरकार और संगठन का आभार जताया। उनका कहना है कि संगठन युवाओं को आगे आने का मौका दे रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री भी युवा हैं और जो हमें अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नितिन नवीन जी, वो भी युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में हर प्रदेश में यही नारा है और कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि नए जोश के साथ, नई सोच के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ युवा आगे आएंगे तो हमारा देश और ज़्यादा विकास करेगा। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। काशीपुर में छात्रों ने यातायात नियमों को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस रैली को मेयर दीपक बाली ने रवाना किया। इस दौरान छात्रों ने लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया, जहां चालकों को छात्रों ने सीट बेल्ट और हेलमेट की अहमियत को समझाया। मैं सबसे पहले ज्ञानती मीडिया कॉलेज का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए अपने बच्चों के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर आज एक रैली के रूप में वो काशीपुर की सड़कों पर निकले हैं, जिसमें बहुत सारे स्लोगन आप जो देखेंगे कि सीट बेल्ट लगाना है ज़रूरी, हेलमेट पहनना है ज़रूरी, गाड़ी की गति को कम रखें। ये सब चीज़ों के साथ उन्होंने ये माना है कि किसी भी विभाग के द्वारा जो कानून के साथ जिस चीज़ का कंट्रोल कराया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए है, उसमें जन सहभागिता भी ज़रूरी होती है। और नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए, सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए, खुद की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी मानते हुए इस कार्य को जिसमें वो सुरक्षित रहें करना ज़रूरी है। रुड़की के पिरान कलियर में हज 2026 को लेकर हज हाउस में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन हज कमेटी अध्यक्ष खतीब अहमद और विधायक मोहम्मद शहजाद ने किया। शिविर में स्वास्थ्य नियम और डिजिटल सुविधाओं का भी प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मौलाना आरिफ और मौलाना अरशद ने हाजियों को एहराम पहनने की सही विधि सिखाई। बता दें कि इस साल उत्तराखंड से 1348 हाजी चुने गए हैं, जिनमें 441 हरिद्वार से हैं। तो हज यात्रा पर जा रहे हैं सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। उसी जो हमारे उत्तराखंड के हाजी जा रहे हैं, उसी क्रम में एक हमारे यहाँ पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के जो हाजी हैं उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हाजियों को जो हज के दौरान क्या क्या अरकान करने हैं उसके बारे में उनको बताया जा रहा है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में बताया गया है। नैनीताल की कालाडूंगी तहसील के ग्राम गेबुआ मोहनपुर मेहरा में फसल उत्पादन के आंकलन को लेकर क्रॉप कटिंग प्रयोग संपन्न किया गया। यह प्रयोग राजस्व उप निरीक्षक तारा चंद्र गिरडियाल की देखरेख में हुआ। निर्धारित मानकों के अनुसार खेत के चयनित हिस्से की फसल काटकर उसकी उपज का वैज्ञानिक तरीके से आंकलन किया गया। इस दौरान किसानों को फसल बीमा योजनाओं और क्रॉप कटिंग प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो ये योजना है वो एग्रीस्टेक योजना पूरे भारत सरकार ने सभी राज्यों में इसको चलाया है। और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं पहले से यहाँ पर अंश निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। और उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे प्रदेश में अंश निर्धारण के कार्य को करवाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत हमारे राजस्व उप निरीक्षक न केवल जनपद नैनीताल बल्कि प्रदेश की सभी तहसीलों में यह कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अंश निर्धारण
जो कि किसान के लिए एक मूलभूत अब आवश्यकता बनने जा रही है। और अंश निर्धारण के बाद कोई भी काश्तकार खतौनी के माध्यम से अपना अंश अपने मोबाइल ऐप में देख सकता है, उसके बाद फार्मर रजिस्ट्री बन सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लंबित घोषणाओं को पूरा करने में जुटी धामी सरकार, सीएम ने की 4 विधानसभाओं की घोषणाओं की समीक्षा, विभागों को दिए जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश। अब दूर अस्पताल में मरीजों को मिलेगी और भी सहूलियत, अस्पताल में हुई 6 नई जन सुविधाओं की शुरुआत, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने दी सौगात। पीएम की जनसभा के लिए तैयार हुआ महिंद्रा ग्राउंड, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम, वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर स्मार्ट ट्रैफिक प्लान पर भी काम। और पीएम के दौरे से पहले विपक्ष ने उठाए सवाल, गोदियाल बोले कल मोदी दे जवाब, अंकिता हत्याकांड में क्यों आगे नहीं बढ़ी सीबीआई की जांच।